नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में न सिर्फ आपको खबरें दिखाएंगे बल्कि ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो भी आप देख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर डायरी। फरीदाबाद में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एचएसवीपी ग्राउंड में धन्यवाद विकसित फरीदाबाद रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सीएम ने इस दौरान करोड़ों की लागत से पूरे होने वाली 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में चयनित युवाओं को बटन दबाकर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 217 वादे किए थे, सरकार ने 1 साल में ही 60 वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में हमेशा झूठ बोलकर सत्ता पर कब्जा किया है, इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगर वासियों को अपील भी करता हूँ कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान। फरीदाबाद में धन्यवाद विकसित फरीदाबाद महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के द्वारा की गई थी। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस रैली के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद की जनता को अनेकों सौगात दी। इसी रैली के अंदर जो फेयर में चयनित युवाओं को बटन दबाकर उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा उन तक पहुंचाए गए। इतना ही नहीं, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर 390 करोड़ की राशि भी जारी की गई। इतना ही नहीं, बीते 11.5 साल की बात करूं तो फरीदाबाद के अंदर कुल 44 योजनाओं की जो है घोषणा की गई थी, जिसमें से 24 योजनाएं पूरी तरीके से पूर्ण हो गई। अन्य जो योजना बची है उनका कार्य जारी है। इतना ही नहीं, बीते 11 वर्ष की बात करूं तो 1300 करोड़ से अधिक की लागत से तमाम विकास कार्य फरीदाबाद के अंदर किए गए हैं। इसी के साथ साथ पार्क की बात करें या फिर कनेक्टिविटी बेहतर करने की बात करें या फिर मेट्रो का विस्तार की बात करें, तमाम योजनाओं पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री के समक्ष तमाम जो मांगे रखी थी, आज मुख्यमंत्री ने तमाम मांगे मानी और आश्वासन दिला है कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के साथ साथ फरीदाबाद की जनता को कि उनकी तमाम मांगों को जल्दी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद मलिक ने बताया कि 3 विधायकों ने जवाब दिया है, जबकि 2 ने जवाब नहीं दिया। 5 में से 3 विधायक बैठक में भी नहीं पहुंचे। शैली चौधरी और रेणु बाला ने बैठक में अपना पक्ष रखा। कमेटी ने सभी से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी अब अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजेगी। हरियाणा के राज्यसभा चुनावों के अंदर 5 क्रॉस वोट डालने वाले विधायकों के खिलाफ जांच कर रही अनुशासन समिति की रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट की जाएगी और ये रिपोर्ट धर्मपाल मलिक जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा तथा पूरी कमेटी 5 लोगों की है, 4 अन्य इसमें लोग शामिल हैं।
ये रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के अंदर जैसी कि जानकारियां हमें मिल रही हैं, क्योंकि 2 विधायक यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में आए थे और इस कमेटी के समक्ष पेश भी हुए थे, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये देखने को मिले कि कुछ विधायकों का निलंबन का संकेत उसमें दिया जाए और कुछ एक को वार्निंग दे दी जाए। यानी कांग्रेस बहुत ज्यादा हार्ड होती इसमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर पिछले दिनों जिस प्रकार से अन्य प्रांतों के राजनीतिक आंकलन को देखा जाए, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके खिलाफ सख्त नजर आया। कुछ विधायकों को दूसरी प्रांतों के अंदर अगर देखें तो निलंबित भी किया गया। अब देखना ये है कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी। धर्मपाल मलिक के नेतृत्व में बनी कमेटी किस तरह की रिकमेंडेशन करेगी। सबसे अहम बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष जो अंदर एज ए ऑब्जर्वर थे, उनसे भी जो कमेटी है उन्होंने बातचीत कर ली है। जो उन्होंने फैक्ट्स दिए कि क्योंकि वो अंदर देख रहे थे कि जो मत डालने आ रहे हैं विधायक, वो उनको मत दिखा रहे थे। राज्यसभा की ये प्रोसीडिंग रहती है, उस प्रोसीडिंग का हिस्सा ऑब्जर्वर की भूमिका होती है। तो ऑब्जर्वर ने क्या देखा, वो सारी चीजों के घटनाक्रम पर धर्मपाल मलिक की कमेटी जो है विस्तृत रिपोर्ट इस मामले में बहुत जल्दी आला कमान के समक्ष पेश करने जा रही है। कैमरामैन जसवीर के साथ चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा न्यूज। नूह और आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तान से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा काफी हद तक बढ़ा दिया है। एनआईए, आईबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने खोड़ी कला में सक्रिय जासूसी स्लीपर सेल के मददगारों की तलाश में बड़ी कार्रवाई की है, जहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एनआईए की टीम ने बहीन, पुन्हाना और तावडू क्षेत्र के कई गांवों में संदिग्धों के घरों की तलाशी ली, अहम दस्तावेज खंगाले। नूह जिले में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गिरफ्तारी के बाद अब नूह जिले में भी केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, इन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। उसी के तहत नूह जिले के तावडू उपमंडल के गांव खोरी कला में केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा छानबीन की गई, जांच की गई और वहां से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसके अलावा नूह और पुन्हाना में भी कई जगह केंद्रीय जांच एजेंसी पहुंची है और वहां पर पहुंचने के बाद संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा नूह जिले के कई जगहों पर इसी तरीके से छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से नूह जिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपना जांच का दायरा बढ़ा दिया है और जगह जगह छापेमारी कर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कई जगह से जो पूछताछ के दौरान कुछ जो लोग हैं उनसे उनके मोबाइल या अन्य डिवाइस भी लिए गए हैं और वह जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां नूह में सक्रिय हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनका पाकिस्तान से संपर्क देखा गया था। एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला एएसआई को 33,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत दहेज उत्पीड़न मामले में ससुराल पक्ष के हित में बयान दर्ज करने के लिए मांगी गई थी। आरोपी महिला एएसआई ने 35,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से शिकायतकर्ता ने पहले ही 2,000 रुपए दे दिए थे। बाकी 33,000 रुपए बाद में देने के लिए कहा और शुक्रवार को उन्हें ये राशि लेने के लिए बुलाया गया। निरीक्षक राजेश कुमार की ओर से बताया गया कि आरोपित एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज हम सुबह किसी काम से टीम के साथ यहाँ पे आए हुए थे सेक्टर 13 में, तो वहाँ पे हमें कंप्लेनेंट का फ़ोन आया, तो कंप्लेनेंट आगे मिला तो हमने उसने एक दरख्वास्त के मामले में, ये है अपना शर्मिला मलिक जो हेल्प डेस्क पे लगी हुई थी कुरुक्षेत्र केयूके थाने में, उसने अपना वो 35,000 रुपये इनसे मांगे थे अपने उसके लिए। उसमें 33,000 रुपये में आज पकड़ी गई है, 2,000 पहले ले लिए।
वो आगे की जांच जा रही है। आगे की जांच जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज हो गया, जांच जा रही है। जांच। कल देर शाम कुरुक्षेत्र में एक महिला एएसआई को अंबाला विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल देखिए, जानकारी देना चाहूंगा, विजिलेंस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा जानकारी जो दी गई है कि उन्हें एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता में जो है उन्होंने बताया कि, और शिकायत में लिखा कि किस तरीके से एक महिला एएसआई के द्वारा जो है उनसे 35,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड जो है की गई थी, जिसमें से 2,000 रुपए पहले ही महिला एएसआई को दे दिए थे और 33,000 रुपए देना बाकी थे। वहीं कह सकते हैं कि विजिलेंस की टीम ने जो है एक टीम बनाई और महिला एएसआई को 33,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार जो है किया गया। और जो महिला एएसआई है केयू के थाने में जो है हेल्प डेस्क पर जो है कार्य कर रही थी। फिलहाल कह सकते हैं कि विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है अपनी कार्रवाई की जा रही है और महिला एएसआई का मेडिकल करवाकर कल देर रात ही मेडिकल करवा दिया गया था और अपनी प्रक्रिया में अब लगी हुई है। और वहीं राजेश कुमार जो विजिलेंस के इंस्पेक्टर है उनके द्वारा कहा गया कि जो भी कार्रवाई बनती होगी वो उनके खिलाफ जो है की जाएगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तो वहीं पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर टोल टैक्स बचाने के लिए भारी संख्या में फर्जी आई कार्ड का उपयोग किया जा रहा था। टोल प्रबंधन ने पिछले 2 साल में करीब 3,000 फर्जी आई कार्ड जब्त किए हैं, जिनमें आधार कार्ड, पुलिस के पहचान पत्र और नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHAI के कार्ड भी शामिल हैं। सभी टोल से बचने के लिए फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल करते थे और NHAI को करोड़ों का चूना लगाने का काम करते थे। आई कार्ड में पुलिस, आर्मी समेत यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस के फर्जी आई कार्ड भी शामिल हैं। अब ये आई कार्ड पुलिस को दिए गए हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। एक्चुअली क्या ये अभी हमारा जो गतपुरी टोल प्लाजा का मामला है, हमने हमारे जो स्टाफ है, लेडी स्टाफ, उसको हमने ट्रेंड कर रखा है, डेली ब्रीफिंग भी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो भी फर्जी कार्ड्स जिसमें आपके सभी डिपार्टमेंट्स के हैं प्लस आधार कार्ड जो भी यहाँ लेके फर्जी लेके आते हैं, वो क्या करते हैं अपने रिलेटिव को दे देते हैं और गाड़ी को यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, वो उनको फेस मैच करता है और उनको चेक करता है। वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनको कार्ड को जब्त कर लेते हैं। तो इसकी सूचना हम अपने पुलिस अधिकारी को देते हैं, उस पर कार्रवाई करवाते हैं। पलवल के गतपुरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने ऐसे फर्जी आई कार्ड पकड़े हैं। लगभग 2 साल में 1000 के करीब जो टोल से बचने के लिए फर्जी आई कार्ड यूज करते थे। इन फर्जी आई कार्ड में पुलिस कर्मियों के, आर्मी पर्सन के और साथ ही साथ यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस के नकली आई कार्ड बरामद किए हैं। ये वो लोग हैं जो नकली आई कार्ड दिखाकर टोल प्लाजा को पार करते थे और टोल टैक्स देने से बच जाते थे। बात करें टोल प्रबंधन की तो उन्होंने बताया कि टोल कर्मियों ने पिछले 2 साल में 3,000 के करीब नकली आई कार्ड बरामद किए हैं। ये आई कार्ड जो अब पुलिस को दिए गए हैं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। टोल कर्मियों का कहना है कि जब ये इनको कार्ड दिखाते हैं तो जब उनकी गहनता से जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं कार्ड नकली पाया जाता है। उसी दौरान जो ये गाड़ी चालक होते हैं, गाड़ी या तो आगे से स्पीड से निकाल ले जाते हैं, बैक करके गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि पुलिस को इस तरह के फर्जी आई कार्ड वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फर्जी आई कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं जो NHAI के राजस्व को चूना लगाया जाता है उस तरह कहीं ना कहीं सरकारी नुकसान ना हो। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। 5 लाख से ज्यादा बकाया वाले 263 और 2 लाख से ज्यादा वाले 1900 बकायेदारों की पहचान की गई है। कुल 70 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का लक्ष्य है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय पर टैक्स जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई और संपत्तियों की सीलिंग की जाएगी। झज्जर जिले में नए डीएमसी अभिनव सिवाज की नियुक्ति के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली तेज और सख्त करने की हिदायत दी है। उसके बाद नगर परिषद के अधिकारी नोटिस के बाद भी पैसे जमा नहीं करवाने वाले भवनों को सील करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये की रिकवरी के लिए अभियान छेड़ दिया है। 5 लाख से ज्यादा के बकायेदारों को तकरीबन 263 जिनकी संख्या बनती है उनको नगर परिषद ने नोटिस भी दे दिए हैं और 1900 ऐसे बकायेदारों की पहचान की गई है जिन पर 2 लाख से ज्यादा का बकाया है। दरअसल नगर परिषद ने पहले भी नोटिस देने की कार्रवाई की थी लेकिन उसका कुछ खासा असर बकायेदारों पर नजर नहीं आया और इस बार नगर परिषद ने सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। नगर परिषद का कहना है कि नोटिस की मियाद खत्म होने तक अगर बकायेदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो उसके बदले में
उन भवनों को सील किया जाएगा जिन पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। बकायेदारों में हरियाणा सरकार के सरकारी डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। हरियाणा की अनाज मंडियों में सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने के साथ ही गेहूं की आवक भी शुरू हो चुकी है। बात अगर अंबाला और कनीना की करें तो मौसम की मार के चलते खरीद प्रक्रिया 3 दिन बाद भी पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाई। मंडियों में इस बार बायोमेट्रिक एंट्री, कैमरा निगरानी और फसल नीलामी के लिए नए ऐप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों के लिए रहने, खाने पीने और गेट पास जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। कुछ किसानों का कहना है कि वो फसल मंडी में तो ले आए हैं, पर उसका उठान समय पर होना चाहिए। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो गई है। बात अगर अंबाला की करें तो इस समय हम अंबाला शहर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मंडी के अंदर फसल आनी शुरू हो गई है। हालांकि गेहूं की फसल इस बार मंडी में देरी से आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम जो है बारिश पड़ती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मंडियों में जो उनकी फसल है वो आने में देरी होगी। लेकिन कुछ किसान जो है मंडियों में अपनी फसल लानी शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ गेट पास की बात करें तो गेट पास का काम सुचारू रूप से चल रहा है और गेट पास की प्रक्रिया जिस तरीके से सरकार ने शुरू की थी कि जिस भी ट्रॉली ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसी को गेट पास मिलेगा, तो कहीं ना कहीं किसान इसमें खुश नज़र आ रहे हैं। और मंडी की व्यवस्था की बात करें तो मंडी में तमाम पीने के पानी की बात करें, शौचालयों की, विश्राम गृह की और अटल कैंटीन की, तो वो पूरी व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं। और जो खरीद एजेंसी है DFSC और हैफर्ड, वो भी उनके अधिकारी भी मंडी में मौजूद हैं और किसानों को किस तरह की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। हमने कुछ किसानों से बात की, उनका एक ही कहना है कि वह मंडी में अपनी फसल तो ले आए, लेकिन उनका उठान जो है वह समय पे होना चाहिए, तभी उसके बाद जो है मंडी में जल्दी फसल लाने का उन्हें फायदा होगा। अंबाला अनाज मंडी से राघवेश की रिपोर्ट। कनीना अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, लेकिन खराब मौसम के चलते पिछले 4 दिन के दौरान यहां पर 17 किसानों का 1751 क्विंटल गेहूं ही कनीना अनाज मंडी में पहुंचा है। और मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के लिए पूरी की गई हैं, चाहे किसानों के बैठने की व्यवस्था हो, चाहे किसानों के पीने के पानी की व्यवस्था हो। इस तरह की सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। वहीं किसानों को भी यही सलाह दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को सुखाकर मंडी में लेकर आए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी उनको फसल बेचने में ना हो। वही मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि गेहूं में 12% से अधिक नमी ना हो, वही सरसों में 8% से ज्यादा नमी ना हो, इसलिए किसान अपनी फसल को सुखाकर मंडी में लेकर आए। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। सिरसा की सांसद और कांग्रेस नेत्री कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बेमौसम बारिश और साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा किया है। उन्होंने घरौंडा अनाज मंडी का दौरा किया और इससे पहले फतेहाबाद में प्रभावित गांवों का भी दौरा किया, किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से किसान परेशान हैं और सरकार किसानों को पोर्टल में उलझाए रखना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है कि गेहूं की फसल की खरीद में आ रही सभी बाधाओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि अन्नदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सांसद कुमारी सैलजा रबी की फसल की खरीद का निरीक्षण करने के लिए घरौंडा अनाज मंडी में पहुंची। यहां उन्होंने किसानों से, मंडी मजदूरों के साथ बातचीत करी और उनकी समस्याएं सुनी। सैलजा ने सीधे रूप से खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसान परेशान है, लेकिन सरकार उन्हें पोर्टल में उलझाए रखना चाहती है, जिसकी वजह से खरीद सुचारू रूप से शुरू नहीं हो रही। सैलजा ने यह भी कहा कि मंडियों में अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है और सरकार दावे कर रही है कि मंडी में रबी की फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है दबाव बनाना और वास्तविकता से अवगत कराना। विपक्ष की आवाज की वजह से ही सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि मंडियों की समय सारणी में बदलाव किया गया है, लेकिन ये रियायत किसानों के लिए काफी नहीं है।
किसानों को और भी अधिक रियायत देनी चाहिए ताकि उनको अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कतें ना आए। शैलजा ने ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को लेकर भी प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीते 12 साल से सरकार सत्ता में है और लगातार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, लेकिन अभी भी सभी विभागों में घोटाले सामने आ रहे हैं। यानी कि ये साफ संकेत है कि सरकार जिस पारदर्शी नीति की बात करती है उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये कुमारी शैलजा ने किसानों के बीच पहुंचकर कहा। यहाँ उन्होंने मंडी मजदूरों से भी बात की है। मंडी मजदूर जो मंडियों में इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटे का विरोध कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे से फसल की तुलाई करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 90% के करीब मजदूर जो हैं अनपढ़ हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनसे भी उन्होंने बात की है। मजदूर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉनिक कांटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं लोडिंग की मजदूरी की समस्या भी मजदूरों ने कुमारी शैलजा के सामने रखी है। हालांकि अपनी पार्टी के लिए बोलते हुए उन्होंने जरूर कहा कि जिस तरह से चंडीगढ़ में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई है, उसके बाद जरूर पार्टी की तरफ से कोई कड़ा संज्ञान उन विधायकों के खिलाफ जरूर लिया जाएगा जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है या उन्होंने अपनी वोट रद्द कराने में किसी तरह की कोई गलती की है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। सांसद इंद्री में गेहूं और सरसों की मंडियों में आवक शुरू होते ही बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन पहले ही गेहूं की कटाई ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी, तभी बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी। खेत खलिहानों से लेकर मंडियों तक गेहूं और सरसों की फसल फैली हुई है। अब ऐसे में मौसम में आए अचानक बदलाव से किसानों को डर सताने लगा है कि कहीं उनकी 6 महीने की मेहनत पर बारिश पानी ना फेर दे। मंडियों में किसानों की फसल खुले में पड़ी है। हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें संभावना जताई जा रही थी कि कई जगहों पर बारिश होगी। हरियाणा के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो ऐसे में शाम को हुई जो बरसात से किसानों को काफी चिंता है और जो उनको नुकसान है उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल पक चुकी है। पहले जो बरसात आई थी उससे काफी नुकसान हुआ था और गेहूं की जो फसल है वो गिर चुकी थी, और जो रात बरसात हुई है उससे खासा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां उत्पादन में घटोतरी नजर आएगी, वहीं जो है फसल काली होती नजर आ रही है। ऐसे में नुकसान काफी है। किसान का जीवन जो है चुनौतीपूर्ण होता है और वो जब से फसल उगाता है और जब तक नहीं पकती है तब तक उसके लिए चुनौतियां रहती है। जहां एक तरफ मौसम की मार होती है, जहां एक तरफ पानी को लेकर के भी कई ऐसी समस्या होती है जिसको दिक्कत परेशानी आती है किसान को वो फसल पैदा करने में। और अब की अगर बात करें तो आज 4 अप्रैल को भी जो मौसम अलर्ट जारी किया गया है कि बरसात होने की संभावना है, तो ऐसे में किसानों की चिंता बनी हुई है। अनाज मंडियों में अगर देखा जाए तो अनाज मंडियों में इक्का दुक्का जो फसल है ढेरी वो पहुंच रही है, क्योंकि मौसम जब तक साफ नहीं होगा किसानों को इस तरीके से चिंता सताई रहेगी। इंद्री से हरियाणा न्यूज के लिए पंकज कम। हरियाणा में किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देने की योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इसी के तहत महेंद्रगढ़ में कृषि और कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गई। इस मौके पर महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि कृषि विभाग की SB 79 स्कीम के अंतर्गत 45 हॉर्स पावर के ऊपर से ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के अंदर उन किसानों को जो चाबियां सौंपी गई जिन्होंने सब्सिडी के बाद जो ट्रैक्टर हैं वो खरीदे हैं। सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की जो सब्सिडी है उन किसानों को दी जाती है और SC वर्ग और छोटे जो सीमांत के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रोत्साहन राशि, अनुदान राशि उनको प्रदान की जाती है और 3 लाख रुपए की राशि प्रत्येक ट्रैक्टर पर उनको छूट दी जाती है। इस कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव पहुंचे और तमाम ऐसे जो किसान यहाँ पर पहुंचे जिनको ये ट्रैक्टर मिले थे उनको चाबियां सौंपकर जो सरकार की इस योजना के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। और साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद जो किसान है वो कहीं से भी ट्रैक्टर खरीद सकता है, जिसको 3 लाख रुपए की सब्सिडी वो प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को जो साथ ही जो कृषि अंतर है उन पर भी किसानों को जो है लाभ मिल रहा है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्र। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।